नमस्कार। आज हम मानव भूगोल की आप जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है भौतिक एवं मानव भूगोल में द्वैतवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भूगोल में द्वैतवाद क्या है तथा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, ये क्या विचार है। सबसे पहले हम देखेंगे द्वैतवाद का अर्थ कि द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद किसे कहा जाता है। द्वैतवाद का अर्थ होता है किसी विषय या विज्ञान के अध्ययन के लिए दो दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी समस्त शाखाओं का विधियों को संपूर्ण विषय मानकर दो भागों में विभाजित करना द्वैतवाद, यानी कि दो भागों में किसी भी विषय का विभाजन। वह स्थिति जिसपे एक ही समय समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं तो वह द्वैतता कहलाती है। और जब भिन्न विचारधारा के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाते हैं तब इसे द्वैतवाद कहा जाता है। कुछ विद्वान द्वैतवाद को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि वास्तव में जो भूगोल का जो दो भागों में विभाजन किया गया, जो दो शाखाओं में जो विभाजन किया गया है वह वास्तव में सही नहीं है, बल्कि ये जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे की पूरक होती है, न कि एक दूसरे की विरोधी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वैतवाद क्या था, केवल अध्ययन की सुविधा तथा विशेषीकरण के लिए भूगोल का विभिन्न शाखाओं में किया गया विभाजन था। कि द्वैतवाद में जो भूगोल का, क्योंकि एक बहुत विस्तृत विषय है भूगोल, तो वो अध्ययन की सुविधा के लिए जो भूगोल के जो आंकड़े थे उनको विभिन्न शाखाओं में विभाजित कर दिया गया था, ताकि जो इसका एक विशेषीकरण किया जा सके। जैसे भूगोल को मानव भूगोल, भौतिक भूगोल में बांटा गया, उसके बाद फिर इनकी भी उपशाखाएँ आई, जैसे भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। मानव भूगोल की शाखाओं का विकास हुआ जिसमें नृविज्ञान है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, प्रजातीय भूगोल है, विभिन्न जो उपशाखाएँ विकसित की गई। तो ये जो द्वैतवाद था वास्तव में जो है पूर्ण रूप से विषय का विभाजन नहीं था, बल्कि विशेषीकरण और अध्ययन की सुविधा से तथ्यों का विभाजन था, जिसकी वजह से भूगोल में विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। और इसे द्वैतवाद कहा गया क्योंकि इसमें कई जो विचारक थे या कई जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अध्ययन के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को अधिक प्रभावी मान के उन तथ्यों के आधार पर पूरे विषय का विभाजन कर दिया। अब हम आगे देखते हैं कि भूगोल में द्वैतवाद की स्वरूप क्या है, यानी भूगोल में द्वैतवाद के कौन कौन से या किस किस रूप में भूगोल में द्वैतवाद पाया जाता है। तो भूगोल में इस प्रकार के जो विभाजन है वो कई प्रकार से हुए हैं, जिनमें मुख्य जो वो ये हैं भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, यानी कि भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया, एक थी भौतिक भूगोल और एक थी मानव भूगोल, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल यानी कि भौतिक तथ्यों का अध्ययन, प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन, और मानव भूगोल यानी कि मानव से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाए, न कि प्रकृति का। दूसरा जो इसमें था विभाजन वो था क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, यानी जो तथ्यों का अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमेटिक रूप से किया जाए। और प्रादेशिक जो था वो ये था कि सबसे पहले जो पृथ्वी है उसको विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया जाए और उसके बाद में इन प्रदेशों में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाए। ये था प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। अगला जो था सामान्य भूगोल था विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल वही है कि जो पृथ्वी के जो सामान्य नियम हैं, पृथ्वी की जो प्राकृतिक जो जितनी भी परिघटनाएं हैं उनका जो अध्ययन जो किया गया है वो था सामान्य भूगोल। विशिष्ट भूगोल जो कि किसी विशेष क्षेत्र विशेष में जब हम इन्हीं परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, इन परिमंडलों का जब अध्ययन करते हैं तो वो कहलाया विशिष्ट भूगोल। सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक भूगोल। सैद्धांतिक भूगोल वह भूगोल जो कि मात्र सिद्धांतों के निर्माण में विश्वास करता है कि भूगोल में सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। व्यवहारिक भूगोल वह था जो कि इस बात पर विश्वास करता है कि भूगोल में वही नियम या सिद्धांत जो है वो उपयोगी है, या भूगोल व्यवहारिक रूप से उपयोगी होना चाहिए, कि उसका जो ज्ञान है वो मात्र सैद्धांतिक नहीं हो कि वरन व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक होने मतलब ये है कि मनुष्य का दैनिक जो जीवन है उसमें जो उसकी समस्याएं हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें
वह ज्ञान उनको सॉल्व करने में सहायक बनना चाहिए, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। अगला है भौतिक या मानव भूगोल में द्वैतवाद। तो हमने पहले स्वरूपों के बारे में बात की कि विभिन्न प्रकार से भूगोल में द्वैतवाद का विकास हुआ। अब इसी संदर्भ में हम सब जो देखते हैं, जो आपके जो सिलेबस में है, वो है भौतिक या मानव भूगोल में द्वैतवाद किस प्रकार से विकसित हुआ। तो भौतिक और मानव भूगोल के मध्य जो द्वैतवाद जो है वो ग्रीक जो युग है वहीं से इसको चला रहा है। यद्यपि उस समय इसको नाम नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी जो हम उस समय के जो भूगोलवेताओं का अध्ययन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ भूगोलवेता ऐसे हैं जिन्होंने भौतिक तथ्यों को अधिक महत्व दिया और कुछ भूगोलवेता ऐसे हैं जिन्होंने मानवीय तथ्यों को अधिक महत्व दिया। जैसे कि हम बात करते हैं हिकेटियस की, पोसिडोनियस की, तो इन्होंने भौतिक भूगोल की जो तथ्य हैं उनको महत्व दिया। जो हेरोडोटस है, स्ट्रैबो है, इन्होंने मानवीय तथ्यों को महत्व दिया है। सर्वप्रथम बर्नहार्ड वॉर्नियस जर्मन विद्वान थे, ये इनकी बुक थी जियोग्राफिया जर्नलिसिस। ये जो बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो भूगोल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ये काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने ये जो अपनी बुक थी, सामान्य रूप से जो भूगोल में जो द्वैतवाद का जो विकास है उनकी इस बुक के साथ में ही हुआ। उन्होंने अपने जो विचार रखे थे उसमें स्पष्ट रूप से जो है भूगोल में द्वैतवाद दिया, द्वैतता का जो विकास जो है स्टार्ट हुआ। भौतिक भूगोल का विकास ईसा से 100 वर्ष पूर्व ही हो गया था, अतः इस दृष्टि से प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता पोसिडोनियस को प्रथम भौतिक भूगोलवेता माना जाता है। क्योंकि प्राचीन समय में यद्यपि मानव ने था जरूर, लेकिन उसकी गतिविधियाँ इतनी अधिक विकसित नहीं थी कि उसको अधिक महत्व दिया जा सके। तो उसमें जो भौतिक तत्व थे या जो प्रकृति के तत्व थे उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। जब उनको अधिक महत्व दिया गया तो भौतिक भूगोल जो है उसका निरंतर विकास हुआ, जबकि जो मानवीय तथ्य थे वो उस समय तक उदासीन थे। और जो यूनानी भूगोलवेता है पोसिडोनियस, उनको प्रथम भौतिक भूगोलवेता माना जाता है। तो भौतिक भूगोल का जो व्यवस्थित जो विकास है वो प्राचीन जो संवत काल यानी काफ़ी समय पहले शुरू हो गया है। उसके बाद मध्यकाल में भी इसका विकास हुआ है और आधुनिक काल में ये स्पष्ट रूप से उभर कर आया। तो इस प्रकार हमने देखा भौतिक भूगोल का जो विकास है व्यवस्थित रूप से काफ़ी समय पहले ही शुरू हो गया। कार्ल रिटर ने भी पृथ्वी का विवेचन भौतिक दृश्य घटनाओं सहित उनके सकारण संबंधों के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव केंद्रित प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया। मानव भूगोल का विकास भौतिक भूगोल के बाद हुआ है। भूगोल के मानवीय पक्ष को ऐतिहासिक काल से उदासीन माना गया, क्योंकि जो मानव ने जो भी विकास किया है वो 19वीं शताब्दी के बाद का है। उससे पहले इतना अधिक विकास नहीं किया था। तो मानवीय जो तथ्य थे उनको गौण बना दिया गया और जो भौतिक तथ्य थे वो उन पे हावी थे। 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल को विकसित करने वाले भूगोलवेताओं में हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, रिchthofen प्रमुख हैं। हम्बोल्ट ने मानव को सामान्य भूगोल का अंग माना, यानी कि उन्होंने मानव को महत्व दिया लेकिन उन्होंने अंग किसका माना है, सामान्य भूगोल का ही अंग माना है। मानव भूगोल को व्यवस्थित क्रम में संगठित करने का कार्य प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को जाता है। उन्होंने भूगोल में सर्वप्रथम प्रादेशिक दृष्टिकोण से हटकर व्यवस्थित विधि से मानव का अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ये भी आपके जीके का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, कि मानव भूगोल का जो पिता है, जन्मदाता है, जनक है, प्रवर्तक है, वो किसे माना जाता है, जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को। 19वीं सदी तक मानव संसार में ऐसे दो पक्ष नहीं थे जिनमें से एक को मानव संबंधी तथ्य कहा जा सके तथा दूसरे को मानव रहित प्रकृति कहा जा सके। यानी 19वीं शताब्दी तक जो भूगोल का जो अध्ययन हो रहा था उसमें प्राकृतिक तथ्य हावी थे और मनुष्य की जो स्थिति थी वो गौण थी। यानी उस समय जो तथ्यों का विभाजन इस प्रकार नहीं हुआ था कि ऐसा कहा जा सके ये जो तथ्य है वो मानव से रिलेटेड है और ये जो तथ्य है वो मानव रहित प्रकृति है जहाँ पे मानव की कोई छाप नहीं है। मानव भूगोल की विकास की इस पृष्ठभूमि पर फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण काम किया। तो मानव भूगोल का जो हमने पहले जो हमने लेक्चर्स देखे हैं उनमें भी हमने देखा जो फ्रांसीसी जो भूगोलवेता हैं उन्होंने मानव भूगोल के विकास में अधिक योगदान दिया है। यहीं से भौतिक या मानव भूगोल के मध्य द्वैतवाद स्पष्ट रूप से प्रारंभ हुआ।
इसमें विडाल डी लोब्लास, डिमांजिया, डी मॉर्टोनी, ब्लेंचार्ड, जीन गॉटमैन आदि प्रमुख जो विद्वान थे, ये सभी फ्रांसीसी विद्वान थे। और इन्होंने मानवीय तथ्यों, मानवीय विकास पे बल दिया कि जो अध्ययन है वो मानव पर आधारित होना चाहिए, मानव की जो गतिविधियां हैं उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए, न कि प्रकृति को इतना हावी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रांसीसी विचारकों ने जब मानव और मानव की जो गतिविधियां थी, क्रियाविधियां थी, मानव के कार्य थे, उन पर जब उन्होंने अधिक बल दिया तो उसके वजह से मानव संबंधी तथ्य कि कहा जाने लगा कि मानव संबंधी तथ्यों का अध्ययन अलग किया जाना चाहिए। तो यहाँ से जो भूगोल का जो स्पष्ट रूप से विभाजन था, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, इस प्रकार से जो स्पष्ट विभाजन जो था वो यहाँ से शुरू हुआ। ब्लास ने मानव सत्तावादी विचारधाराओं को अपनाते हुए मानव भूगोल की सिद्धांतवादी योग को प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन एवं विकास वे जीवन पर्यंत करते रहे। तो ब्लास जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे, इनको संभववाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने मानव भूगोल की सत्तावादी जो है विचारधाराओं को अपनाया कि मानव जो है वो क्या है, सक्षम है, मानव प्रकृति में परिवर्तन करता है, उनका अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए। जीन ब्रून्स ये भी फ्रांसीसी विचारक थे और ये भी संभववादी विचारक थे। इन्होंने जो मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण किया था। और इसके अलावा डिमांजिया ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। इन्होंने मानव भूगोल को सरल रूप से परिभाषित किया और उसमें दार्शनिकता का समावेश किया। इसके अलावा हम देखते हैं हंटिंगटन, फ्लूअर, लिप्ले, इन्होंने भी मानवीय पक्ष पर बल दिया। इन्होंने ये माना कि मानवीय क्रियाओं की पृष्ठभूमि जो है वो प्राकृतिक है। निश्चित रूप से मानव यदि कोई भी कार्य करता है तो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो प्राकृतिक तथ्य है, क्योंकि वो प्रकृति में रहकर, धरती पर रहकर, धरती के संसाधनों का प्रयोग करके वो विकास कर रहा है, क्रिया कर रहा है। लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन आया है, उनमें स्थिरता नहीं है। और कहीं कहीं जो मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त होकर भी कार्य करने में सक्षम हो पाया है, उसने कहीं पे प्रकृति में भी परिवर्तन या रूपांतरण किए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भौतिक एवं मानव भूगोल के मध्य जो ये द्वैतवाद था उसके संबंध में दो दृष्टिकोण थे। पहला दृष्टिकोण था ये था कि भूगोल है उसको भौतिक और मानव भूगोल में विभक्त किया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि नहीं, भूगोल का इस प्रकार से विभाजन है वो अनुचित है, वो सही नहीं है, बल्कि इससे भूगोल में जो है वो जो तथ्य हैं उनके मध्य खाई पैदा हो जाएगी। अब हम इन दोनों विचारधाराओं को देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया था। जो पहला दृष्टिकोण था उसके अनुसार तो भूगोल शास्त्री मानते थे कि भौतिक या मानव भूगोल में जो विभाजन है वास्तव में उनकी विधि तंत्र की भिन्नता के आधार पर, न कि वास्तव में विभाजन है। विधि तंत्र की भिन्नता मतलब है कि किसी भी आप जो परिघटना का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए आप जो विधियों को अपना रहे हैं वो विधियाँ अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रयोग में ली गई, तो उसी आधार पर जो है वो तथ्यों का विभाजन हुआ है। वास्तव में जो ये भौगोलिक तथ्य हैं वो विभाजित नहीं है। इनके अनुसार जैसे भौतिक भूगोल का अध्ययन करें तो भौतिक भूगोल में हम क्या देखते हैं, विभिन्न भौतिक परिघटनाएं। इन परिघटनाओं में हम अध्ययन भूआकृति विज्ञान में करते हैं, जलवायु विज्ञान में करते हैं, मौसम विज्ञान में करते हैं, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान में किया जाता है। तो भौतिक भूगोल को जो ये मानते हैं कि इन दोनों का विभाजन किया जाना चाहिए, उन्होंने ये माना कि मनुष्य के सहयोग के बिना प्रकृति स्वयं कार्य करती है। यानी कि प्रकृति तो जब से पृथ्वी बनी है तब से है, तभी से अपना कार्य निर्बाध रूप से कर रही है। तो प्रकृति को मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर क्या कि इन्होंने जो प्रकृति का जो सीमांकन था वो कहाँ तक कर दिया, अजैविक संसार तक। यानी भौतिक भूगोल में वे ही तथ्य शामिल किए गए जो कि निर्जीव थे, जो कि अजैविक थे। तो जैसे ही निर्जीवों को उसमें शामिल किया तो जैविक जो तथ्य थे उनको अलग कर दिया गया और उनको अलग करके प्राणी भूगोल का विषय क्षेत्र मान लिया गया। और फिर दूसरी ओर जब मानव भूगोल की हम बात करते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव की जो व्यवसाय हैं, भूमि, जल, मृदा, जीव जंतु, वायुमंडलीय तत्व, खनिज है, या इनका सबका मनुष्य जीवन पर क्या महत्व है,
इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये पहला हमने देखा था कि वे भूगोलवेत्ता जो कि ये मानते थे कि इनका अध्ययन जो है वो विभाजित करके होना चाहिए। दूसरा ये है वे भूगोलवेत्ता जिन्होंने ये माना कि इस प्रकार का जो विभाजन है वो अस्वीकार्य है, क्योंकि मानव जो है वो मानव भूगोल का प्रमुख अंग है और प्राकृतिक कारकों से वो मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वो इतना प्रभावित होता है कि उसमें स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, यानी प्रकृति मानव के स्वरूप में ही परिवर्तन ला रही है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से मिलकर नवीन प्रजाति को जन्म देती है। शारीरिक गठन यदि हम देखें तो उसमें भी जलवायु दशाओं की भूमिका होती है। जैसे कि हम बात करें कि जो भूमध्य रेखा प्रदेश है वहाँ के लोगों का रंग अलग होता है, शीतोष्ण कटिबंध के लोगों का रंग अलग होता है, उनका शारीरिक गठन अलग होता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु दशा है वो उनको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक तथ्य है या मानवीय तथ्य हैं जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्राकृतिकता मानव भूगोल में द्वैत उपयुक्त नहीं है। द्वैतवाद का विकास हुआ। विकास के बाद में जब इस प्रकार से विभाजन होने लग गया तो एक बात विद्वानों द्वारा ये कही गई कि भूगोल का जो अध्ययन है वो समग्र रूप से होना चाहिए। इस प्रकार से यदि विभाजन किया जाएगा तो भूगोल नष्ट हो जाएगा। तो भूगोल का समग्र अध्ययन आवश्यक है। भूगोल का अस्तित्व वास्तव में एक ऐसा सेतु के रूप में है जो कि इन दोनों को जो संयोजित करता है। जब भी जिन भी कारणों से शिष्य के प्रथम पक्षों पर बल दिया जाता है, यदि भौतिक तत्वों पर बल दिया जाता है और मानव को गौण बना दिया जाएगा तो मौलिक उद्देश्य जो प्राप्त नहीं होंगे। भूगोल के भौतिक या मानव भूगोल के मध्य विभाजन का अध्ययन करने जब इनका अध्ययन किया गया तब भूगोलवेत्ता ने कहा कि यदि हम किसी भी तथ्य का यदि समग्र अध्ययन करेंगे तो पृथक अस्तित्व वाली बात रहेगी नहीं, बल्कि हमें अध्ययन ही समग्र या साथ में किया जाना चाहिए। ब्लास जो कि फ्रांसिस विद्वान थे, मानव भूगोल के संस्थापक थे जिन्होंने मानवीय तथ्यों पर बल दिया है। इन्होंने लिखा कि मानव भूगोल का उस भूगोल से कोई अंतर नहीं है जिससे मानवीय हितों को निकाला गया है। वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह तो विशेषज्ञों की मस्तिष्क की उपज है। ब्लास ने यह बताया कि वास्तव में द्वैतवाद तो कभी था ही नहीं, भूगोल के तथ्य तो कभी विभाजित थे ही नहीं, बल्कि ये तो विचारों का ही एक द्वंद्व है, विचारों का ही द्वैत था जो कि विशेषज्ञों के दिमाग में ही था, उनकी मस्तिष्क की उपज है। जर्मन विद्वान भूगोलवेत्ता हैं रिच्टोफेन, इन्होंने भी इन दोनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित किया और बताया कि भूगोल पृथ्वी के धरातल पर स्थित विभिन्न अंतर संबंधित घटकों की विभिन्नता का अध्ययन करता है, लेकिन सारे के सारे जो घटक हैं वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इनका अध्ययन आपस में जोड़कर ही किया जा सकता है, इनको अलग करके अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन के लिए उत्पन्न किया गया जो द्वैत जो ये है मिथ्या है, सही नहीं है, क्योंकि भूगोल में जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं या जो मानवीय क्रियाएं हैं वे परस्पर जुड़ी हुई हैं। उनमें से किसी भी तथ्य का हम यदि अध्ययन करें तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। कृषि है, मानवीय क्रिया है, लेकिन हम उसको प्राकृतिक तथ्यों से अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते। हम यदि किसी स्थान पर वर्षा का अध्ययन करें, वनस्पति का अध्ययन करें, तब उसका भी हम मनुष्य को यदि उससे नहीं जोड़ते हैं तब उसका अध्ययन क्या रहेगा, अधूरा रहेगा, संपूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि समुद्र है, महासागर है, उनका अध्ययन किया जाता है और ये भौतिक भूगोल के अंग है। लेकिन इसमें केवल हम ज्वार भाटे, समुद्री लहरें या समुद्री निक्षेप का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे मानव क्या कर रहा है। वह मत्स्य उद्योग का विकास कर रहा है, वहाँ भी नौ परिवहन का भी अध्ययन कर रहा है। तो समुद्र विज्ञान का जो अध्ययन है वो मात्र ज्वार भाटों या समुद्री लहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय क्रियाएं कि वो वहाँ पे मछली पकड़ता है या उसका जो पानी है, समुद्र का जो पानी उसको परिवहन के काम में लाता है, किस प्रकार से वो उसका यूज कर रहा है। तो यानी कि जो अध्ययन है वो एकांकी नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय तथ्य भी सम्मिलित रहते हैं।
मानव भूगोल का विभिन्न भागों में विभाजन किया गया। इसके उपभाग थे जैसे जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। तो ये सभी जितने भी मानव भूगोल की जो उपशाखाएं विकसित हुई वो कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल के साथ जुड़ी हुई रहती है, और भौतिक भूगोल के प्रत्येक अध्ययन में मानवीय छाप भी रहती है। भूगोल का कोई भी जो है परिघटना आप अध्ययन कर लो, यदि आप मानवीय छाप उसमें जरूर दिखाई देगी। यदि आप मानवीय तथ्यों को गौण कर देते हैं तो वो अध्ययन क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। भूगोल में भौतिक या मानव भूगोल का द्वैत केवल अध्ययन की सुविधा तथा विशेषीकरण के लिए किया गया है। वास्तव में भूगोल के दोनों पक्षों का समग्र अध्ययन आवश्यक है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि भूगोल के जो ये तथ्यों का जो विभाजन है वो सतही तौर पे है, न कि गहराई से, क्योंकि जो तथ्य हैं वो आपस में अंतर संबंधित है। हम उनको अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो वो अध्ययन अधूरा एकांकी रहेगा, उस अध्ययन के कोई निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जो भी हम अध्ययन करते हैं भूगोल का, उसमें मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों ही तथ्यों को समान महत्ता देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। तो आज हमने आपका जो भूगोल में द्वैतवाद और विशेषकर मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल में जो द्वैतवाद विषय का अध्ययन किया, डिटेल में बात की इसके बारे में कि किस प्रकार से जो है विद्वानों ने तथ्यों का विभाजन कर दिया कि मानवीय तथ्य अलग हैं, भौतिक तथ्य अलग हैं, या भौतिक भूगोल में केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, या मानव भूगोल में केवल मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से भूगोल का शाखाओं में विभाजन किया गया था, लेकिन वास्तव में भूगोल जो है विषय जो है वो समग्र है, एक इकाई है, जो कि प्राकृतिक भूगोल या प्राकृतिक तथा मानवीय जो तथ्य हैं उनको एक साथ मिलाकर इनके एक साथ जुड़ने से बनती है। इनको अलग अलग किया जाना संभव नहीं है। और जो ये विचारधारा विकसित हुई कि भूगोल का विभिन्न शाखाओं में विभाजन किया जाए, यही द्वैतवाद कहलाई। धन्यवाद।